हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका फिजिक्स चैप्टर से है। और फिजिक्स में आपका न्यूटन गति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, उन सभी प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। यदि हमारे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चनों को आप पसंद कर रहे हैं तो आप वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके भाई, आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार से कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बता दें, उसका सलूशन हम आपको कराएंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से रेलवे के एग्जामों में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और अपने कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और हम ऑप्शन बोर्ड पर लिख रहे हैं और उसको देखकर बताइए। पहला है गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। बी आपके सामने है गति का पहला और दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम। सी है आपके सामने गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। और डी आपके सामने है गति का पहला नियम। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए दोबारा और उसके बाद इस आंसर का जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ठीक है, यानी कि जब नाविक नाव से उतरता है तो नाव पीछे की तरफ, जैसे आप किनारे पर कूदते हैं, ठीक है, नाव पर बैठे हैं और उसके बाद आप किनारे पर कूद रहे हैं तो नाव आपको किनारे से दूर हटेगी। यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे लागू होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम बताता है। पहला नियम क्या है? ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपका जड़त्व का नियम। ठीक, जड़त्व का नियम हमने बता चुका है। जड़त्व का नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी और यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर हम बाह्य बल न लगाएं। ठीक है, और पहला नियम से हमें बल की परिभाषा का भी मालूम चलता है। ठीक है, उसको हम आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छा से हम समझाएंगे कैसे हमें पता चलता है कि यह बल की परिभाषा हमें बताता है। और दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम आपको संवेग के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में के रूप में दिया गया है? ठीक है, एग्जाम में प्रश्न एक ही होता है लेकिन घुमा फिराकर एग्जामिनर पूछता है ताकि आप कंफ्यूज रहें। ठीक है, लेकिन हम आपके साथ हैं। आपको किसी प्रकार से प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न था वह भी आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न था और यह भी आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में शिफ्ट पहला में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में बताता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सेम है।
जो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन था वह इसमें है और आगे आने वाले में भी वही ऑप्शन होगा। लेकिन देखिए किस प्रकार से एग्जामिनर घुमा फिरा कर प्रश्न को पूछता है। इसमें ऑप्शन है गति का तीसरा नियम, पहला है गति का तीसरा नियम। ऑप्शन बी है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी है पहला और दूसरा नियम। गति का प्रथम और दूसरा नियम। अगला है आपका गति का प्रथम नियम। ठीक है, ऑप्शन आपको बोर्ड पर सेम दिख रहे होंगे। जो पिछले क्वेश्चन में था वह ऑप्शन इस भी क्वेश्चन में है, बस ऊपर नीचे थोड़ा है। तो इस प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। प्रश्न है कि दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो यह आपका न्यूटन की गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। जो ऑप्शन ए यानी गति का तीसरा नियम है, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। किसका नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया। इसको हम समझ लेते हैं। जिस प्रकार से आप इस अपने हाथ से इस बोर्ड पे क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए हम इस बोर्ड पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो यह बोर्ड भी हमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगर यह बोर्ड नहीं 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो हमारा हाथ कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। पीछे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि जितना बल हमने लगाया उतना बल उस बोर्ड की तरफ से हमारे हाथ पर भी लग रहा है। ठीक है, तो यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, दूसरा नियम को हमने बता चुका है, पहला नियम भी हमने बता चुका है, इसलिए समय ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह भी प्रश्न आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है और शिफ्ट दूसरा है। ठीक है, प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और देखते हैं। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सेम है, बस आप देखते रहिए किस प्रकार से एग्जामिनर आपको घुमाता है, आपके दिमाग से खेलता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम आप पिछले 10 साल से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका विश्लेषण कीजिए। आपको अनुभव लगेगा कि पहले कैसा पूछा जाता था, अब कैसा पूछा जा रहा है, तो उस प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसका हम ऑप्शन लिखते हैं बोर्ड पर, गति का प्रथम और द्वितीय नियम। गति का प्रथम और द्वितीय नियम। ऑप्शन दूसरा है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम। ऑप्शन सी है गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। और ऑप्शन डी है गति का प्रथम नियम। ठीक, प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, तो जब भी बंदूक से हम गोली छोड़ते हैं, ठीक, जब बंदूक से हम गोली छोड़ते हैं तो गोली भी हमारे बंदूक पर एक फोर्स लगाती है। ठीक है, जैसे गोली छूटती है थोड़ा सा हम
पीछे की तरफ मुझे झटका लगता है, ठीक है। तो यह भी न्यूटन गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है और वह नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और इस आधार पे इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति का तृतीय नियम, ठीक है। द्वितीय नियम क्या है? संवेग का नियम है, याद रखिएगा। और प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम, ठीक। देख रहे हैं एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जामों में एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ रहा है, उदाहरण बदल रहा है और पूछने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न और सबसे खतरनाक प्रश्न, क्योंकि इस प्रश्न को गलती करने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर इतना डीप में पढ़ाता नहीं है, बताता नहीं है, और कोई भी बच्चा उसे जानता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएंगे इस प्रश्न को, और इसके बाद आप इस प्रश्न को आप कभी गलती नहीं करेंगे। प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? जिसका ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ठीक। अगला ऑप्शन है न्यूटन के गति का पहला नियम, नियम लिख दे रहे हैं, नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम, या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि पहला नियम ही बल की परिभाषा को बताता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो उनको पता है कि न्यूटन की गति से दूसरे नियम से क्या निकलता है, F बराबर, दूसरे नियम से F बराबर ma, यानी कि बल, और वह दूसरे नियम को टिक कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन यह नहीं होगा न्यूटन गति का प्रथम नियम। समझते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। आपको पता है कि बल की परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है जिससे किसी वस्तु को या तो गति की अवस्था में लाता है, या तो गति में है तो स्थिर अवस्था में लाता है, ठीक है। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। तो मान लीजिए यदि हम उस पर कोई बल लगा रहे हैं और वह वस्तु गति की अवस्था में हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे बल है। इसी से हमें पता लगता है कि जड़त्व का नियम जो है वह बल की परिभाषा को बतलाता है, और इससे पता चलता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा को देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नियम के बारे में हमने बता दिया है और तीसरा नियम के बारे में हमने बता दिया है। अब से इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम
क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? प्रश्न को ध्यान से देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तब तक हम ऑप्शन को लिख रहे हैं बोर्ड पे। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है संवेग का नियम, संवेग का नियम। दूसरा है गति का नियम। तीसरा है जड़त्व का नियम। और तीसरा आपके सामने अगला चौथा है विस्थापन का नियम। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? संवेग का नियम यह द्वितीय नियम को बताता है, न्यूटन गति के द्वितीय नियम को। और जड़त्व का नियम यह आपका न्यूटन गति के प्रथम नियम को बताता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? जड़त्व का नियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। ए बराबर 50 न्यूटन, बी बराबर 30 न्यूटन। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न हल करने की नहीं है। इसमें बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बस पढ़ेंगे और इसका जवाब तुरंत आएगा। डी है 60 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आपको लगाने वाला नहीं है। ठीक है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी यह प्रश्न आपको जल्दी से आएगा। प्रश्न क्या है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेला? ठीक है, देखिए हमने बताया कि यदि हम अपने हाथ से इस बोर्ड पर धक्का दे रहे हैं, क्योंकि अब यह निर्भर नहीं कर रहा कि हम कितने वजन का हैं और यह बोर्ड कितना वजन का है। ठीक है, यह निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करेगा हम कितना इस पर बल लगा रहे हैं, वह भी इतना बल हमारे पर लगाएगा। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि हम इस बोर्ड पे और मैं 70 kg का हूँ, इस बोर्ड पे हम 50 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यह बोर्ड भी हमारे हाथ पे 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ठीक, यदि 50 न्यूटन का बल नहीं लगाता तो क्या होता कि बोर्ड पीछे चला जाता। यदि कम बल लगाता तो बोर्ड पीछे चला जाता, यदि अधिक बल लगाता तो हमारा हाथ पीछे चला आता। लेकिन बल लगाने के बाद भी ज्यों का त्यों है। इसका मतलब कि जितना बल हमने लगाया उतना बल इस बोर्ड ने भी हमारे हाथ पे लगाया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका जवाब मिल गया होगा कि 70 kg का आदमी है वह निर्भर नहीं करेगा, वह 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, 50 kg का आदमी भी 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति को कितने बल से ढकेला? तो वह 50 न्यूटन के बल से ढकेलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 50 न्यूटन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए, बोर्ड पर दिख रहा होगा। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। एक स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है पहला संवेग, बी है बल, सी है वेग और डी है जड़त्व। ठीक, एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? वह आपका जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। हमने बताया कि जड़त्व क्या करता है, या तो कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, या तो वस्तु स्थिर है तो स्थिर की अवस्था में रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको जो आंसर है वो जड़त्व है। ठीक है, संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, द्रव्यमान गुणे के वेग, इसका मात्रक हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। बल होता है यह बराबर ma, लेकिन भार होता है यह बराबर mg, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन, इसका भी मात्रक होता है न्यूटन, याद रखिएगा। वेग होता है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। प्रश्न आपने देख लिया होगा, बोर्ड पर दिख रहा है, इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, यदि लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे से प्रश्न ला रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ज़्यादा उत्साहित होकर आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाएं। ठीक है, आप हमारे पर ट्रस्ट रखिए। हम अभी फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन होगा, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला है आराम, दूसरा है दिशा, तीसरा है आकार, चौथा है गति। प्रश्न पे ध्यान से पढ़िए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कॉलेज में या स्कूल के समय में, वहाँ पे यदि किसी प्रकार से कोई प्रतियोगिता हुआ होगा तो देखते होंगे कि यदि कोई लंबी कूद व्यक्ति कर रहा है तो लंबी कूद से पहले क्या करता है, वह कुछ दूरी से दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? ताकि उसे गति का जड़त्व मिल सके। ठीक है, जिससे वह लंबी दूरी कूद सके। तो प्रश्न भी कह रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो क्या मदद करेगा? गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। सब प्रश्न एक ही है, बशर्ते घुमा फिराकर प्रश्न पूछा गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, लेकिन एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, चैप्टर को अगर आपने अच्छा से पढ़ लिया तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम आपको बता रहे हैं कि इन सब प्रश्न को करने से पहले आप सबसे पहले 9th और 10th का जो विज्ञान है अच्छा से पढ़ लीजिए।
ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। प्रश्न है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। पहला है जड़ता, दूसरा है गति, तीसरा है चुंबकत्व, चौथा है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, जैसे आपके पास कोई मेज है, ठीक, और इस पर क्या है, बुक रखा है, बुक मतलब पुस्तकों का पूरा ढेर रखा है, ठीक है, और यह हट नहीं रहा है। क्यों नहीं हट रहा है, मतलब यह हिल नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इसमें स्थिर का जड़त्व है, जड़त्व के कारण यह नहीं हट रहा है। जब तक नहीं हटेगा जब तक हम इस पर कोई मतलब बाह्य बल न लगाएं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा आपको? जड़ता, जड़ता के कारण वह नहीं हट रहा है, ठीक है। यदि हम इस पर बल लगाएंगे तो यह यहाँ से गिरेगा या हटेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा जड़ता है? स्थिर का जड़ता है, ठीक है, स्थिर का जड़त्व। अगला प्रश्न है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न ध्यान से देखिए, बोर्ड पर दिख रहा होगा, समझिए और आंसर कीजिए। प्रश्न है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। ऑप्शन है बल, बी है जड़त्व, सी है संवेग, डी है ऊर्जा। ठीक, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यानी कोई वस्तु है, वह आराम में रह रहा है या समान वेग से चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है? जड़त्व है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन है, याद रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। प्रश्न बनते हैं इसलिए इसको हम बता रहे हैं। इसको हमने बताया था P बराबर एम भी यह होता है W बराबर F इंटू एस, यानी कि कार्य जब निकालना है तो कितना बल लगा है और वह बल की दिशा में कितना विस्थापित हुआ, उस पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।